जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने ही चैनल एडुटेन क्लासेज में स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोग का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट किए कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। बिल्कुल बात सही है, होना भी चाहिए। डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ संसाधन की कमी है। इसके कारण अभी भी डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ रहा हूँ। मेरा भी इच्छा है कि डिजिटल बोर्ड ले आए और उस पर पढ़ाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा भी आएगा, आप लोग को मज़ा भी आएगा, लेकिन अभी नहीं। जब होगा मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ, है ना, आ जाऊँगा आपके पास। ठीक है, अभी जब तक है इसी बोर्ड का मज़ा लीजिए। बोर्ड क्या करेगा, हम लोग अगर मन धन से पढ़ें, मन तन लगा करके, तो काम करेगा। बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड फ़ायदा देता है। जहाँ जहाँ बोर्ड का फ़ायदा है वो हमें परेशानी ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा परेशानी हमें होती है बिना बोर्ड का पढ़ाने में, है ना। चलिए, तो आज एक सेक्शन हिस्ट्री का देखते हैं हम लोग। दोस्तों, हिस्ट्री का सेक्शन आपको हम पढ़ाए थे, आप याद कीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल का वीडियो देखिएगा, प्री हिस्टोरिक का देखिएगा। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के प्रागैतिहासिक काल तक हम पढ़ाए 3000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपको 2500 से 1750 तक, मोटा मोटी चलिए कि मान लीजिए 3000 से लेकर के 1500 तक। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रोटो हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन करता है प्रोटो हिस्ट्री काल किसे कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आता है? आदि ऐतिहासिक काल में। याद कीजिएगा, 3000 तक छोड़े थे प्राग ऐतिहासिक काल को, प्री हिस्टोरिक को, मनुष्य का विकास को। फिर प्रोटो हिस्ट्री में हम बताए थे कि दो सभ्यता हमको पढ़ना है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता हमको पढ़ना है। आपको प्रोटो हिस्ट्री का काल जो था 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 3000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ा चुके हैं। 2-3 वीडियो डाल रहे हैं, 3 डाले हैं, और बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन भी बनेगा, आपका कंसेप्ट भी बनेगा, और आप अपनी सभ्यता को जान भी पाएंगे। इस तरह से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। और आज जो है हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वैदिक सभ्यता। तो पहली बात है कि हम अभी प्रोटो हिस्ट्री में है। कहाँ है? प्रोटो हिस्ट्री, है ना। प्रोटो हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री। इसको हिंदी में कहा जाता है याद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, है ना। क्वेश्चन कहीं से करे, प्रोटो हिस्ट्री का कहा जाता है तो आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर इसको क्या कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इसका मतलब है मनुष्य जो सबसे पहला कौन धातु यूज किया जी? तांबा किया। फेज 2, इसमें आपका क्या क्या था पढ़ना हमको? एक पढ़ना था हमको सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो कि आपको 2500 से 1750 ईस्वी तक, BC तक गया। और एक हम बताए थे वैदिक सभ्यता। किसको बताए थे? वैदिक सभ्यता, है ना। ये आपका 1500 BC से, BC है, ईसा पूर्व भी है, BC कहिए चाहे बिफोर कॉमन इरा कहिए, बिफोर कॉमन इरा BCE, है ना, चाहे ईसा पूर्व कहिए, सब एक ही नाम हो गया, ईसा पूर्व कहिए, है ना। ये आपको 1500 से लेकर के गया 600 BC तक। कहाँ तक? 600 BC तक। ये आपका, इसका मतलब है प्रोटो हिस्ट्री का काल जो है, आदि ऐतिहासिक काल कहिए, का ताम्रपाषाण काल कहिए, इसमें आपका ये जो पीरियड है 3000 BC से, लिखने में आसान होता है इसलिए BC लिखते हैं, नहीं तो BCE भी लिख सकते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व। BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। लाइन खींच देंगे इसके जन्म के पहले। 3000 BC से 600 BC तक, है ना। ये हो गया आपका। इसमें हमको 2 पढ़ना, एक सिंधु घाटी हम पढ़ चुके हैं, 3 वीडियो डाले हैं, तीनों वीडियो को देखें आप लोग, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आप इसका वैदिक देखने वाले हैं। हम लोग क्या देखने हैं? वैदिक सभ्यता दोस्तों आज देखेंगे हम लोग, है ना। वैदिक सभ्यता, इसी को देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं, किस में आता है? वैदिक सभ्यता। हेडिंग देंगे आप लोग, चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, वैदिक, VEDIC, सिविलाइजेशन, है ना। वैदिक सभ्यता आपको वेद से बना है। किससे बना है? ऐसे देख रहे हैं आप कि वेद शब्द है, उसी से बना है वैदिक सभ्यता। वेद जो है, वेद आपका शब्द
एक संस्कृत का धातु रूप है विद धातु। कौन धातु? पूछता है क्वेश्चन कि वेद किस धातु से बना है, तो विद धातु से बना है। विद धातु से पूछता है वेद का अर्थ क्या होता है, विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद किससे बना है, पहले सोचिए, वेद किससे बना है? विद से बना है। किससे बना है? विद से बना है। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान परक साहित्य, ज्ञान परक। तो वैदिक लोग, इसके बारे में हम पहले समझते हैं कि वैदिक जो है सो आपको इसका इस सभ्यता दिया कौन। पहली बात है कि सभ्यता को, वैदिक सभ्यता देन किसकी है, इस बात को पकड़े। कहाँ से आया सभ्यता, इसको हम लोग समझते हैं, प्रयास करते हैं। ये आर्यों की देन है। किसकी देन है? आर्यों की देन है। अब कहिएगा सर आर्य कौन है? ये आर्यों की देन है। ये सभ्यता जो है देन है। ये सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग का अपना सभ्यता था, कहीं बाहरी सभ्यता नहीं थी, हमारी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता हमारी सभ्यता ही है। इसकी जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जब नहीं हुई थी, जब दयाराम साहनी 1921 में खोज नहीं किए थे, तो उसके पहले मालूम था कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? वैदिक सभ्यता ही। हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म, सबसे पुराना धर्म आपको वैदिक सभ्यता ही है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ तो पता चला नहीं, वैदिक सभ्यता सबसे पुराना नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना है ना। तो सिंधु घाटी सबसे पुराना हो गया। कौन हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना हो गया। अब कौन है? सिंधु घाटी, तब वैदिक। क्योंकि वैदिक का टाइम पीरियड ही है आपका, इस सभ्यता का टाइम पीरियड ही है 1500 BC से 600 BC। ठीक है, 1500 से। ठीक, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात है कि शहरी सभ्यता थी। कैसी बताए थे हम? शहरी। और देखिए शहर के बाद फिर जो वैदिक सभ्यता हो गया, पूछेगा क्वेश्चन वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। कैसे? अब देखिए आर्य, आर्य मतलब क्या होता है, आर्य है क्या? तो पहली बात, आर्य का आप लोग लिखेंगे, आर्य जो है संस्कृत का शब्द है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ जाति का लोग, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अर्थ का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या है? संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, इतना जानिए। आर्य का अर्थ हम जान गए। आर्य थे कौन? ये लोग आर्य कौन थे पहले जानेंगे हम लोग। आर्य थे कौन? आर्य लोग जो है सो आपको अगर मैप बना दें हम, इंडिया का मैप बना दें मोटा मोटी अभी, है ना। ठीक है, इंडिया है मान लिए। ठीक, तो वैदिक लोग यहाँ सेंट्रल एशिया है, ये हमारा एशिया में, हम हैं मध्य एशिया में। हम कहाँ हैं? बीच का एशिया में बसे हुए हैं। भारत कहाँ बसा हुआ है जी? मध्य एशिया। पूछेगा भारत कहाँ बसा हुआ है, तो मध्य एशिया में बसा हुआ है। ये पूर्व एशिया हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ये बीच में है सेंट्रल एशिया। क्या है? सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है। ये क्या है? सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है। तो आज लोग हमारे भारत में नहीं थे। कहा भी जाता है कि आक्रमणकारी थे, या आक्रमण कर गए। बात भी सही है। अगर माना जाए, इतिहासकार माने, तो आज हमारा पहले इसमें थे नहीं। 1500 तक मेरे इस मैप में थे नहीं, ये नक्शा में थे नहीं। उसमें पाकिस्तान भी था, तो इसमें थे नहीं। आए कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। तो पूछेगा आर्य कहाँ से आए, तो इसमें बहुत सारा मंतव्य है। इसमें आज लोग आए कहाँ से, भारत में कहाँ से प्रवेश किए? देखिए कैसे प्रवेश किए। ऐसे होते हुए ईरान होते हुए, ईरान को रास्ते आए ये लोग। यहाँ पर जो है सो आर्य यहाँ थे, मध्य एशिया में थे। कहाँ थे? मध्य एशिया में। क्या करते थे? चारावाह थे। क्या थे? बकरी चराते थे, गाय चराते थे, गाय चराते थे, क्या चराते थे? गाय चरवाते थे। क्या थे? कौन जाति के थे? ब्राह्मण कहा जाता था उनको। वहाँ पर ही ब्राह्मण थे, गाय। लेकिन 6 ब्राह्मण जात पर बटा हो रहे थे उसमें। ब्राह्मण थे, काम क्या था? गाय चराना। कौन भाषा पढ़ते थे? जानते थे? संस्कृत जानते थे। दुर्भाग्य से अमेरिका के सब लोग अंग्रेज ब्रिटिश लोग क्या जानते हैं? इंग्लिश जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हिंदी जानते हैं। वैसे ही उनकी भाषा थी संस्कृत। विद्वान नहीं थे सब लोग, चाहे बच्चा हो बुतरू, सब संस्कृत जानता था। भाषा क्या था? संस्कृत। ये रहते कहाँ थे? सेंट्रल एशिया में। इनको यहाँ से खदेड़ दिया गया ब्राह्मण को। ये आर्य लोग को यहाँ से भगा दिया गया। तो भागते हुए ये लोग भागे यहाँ से। आर्य लोग क्या हुए? भागे। तो भागते हुए कुछ इधर जो है सो ईरान होते हुए भारत में बोलन दर्रा, ये पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान बोलन दर्रा है, खैबर दर्रा है, इसमें से घुस गए। और घुस के सबसे पहले पंजाब में बसे। कहाँ बसे? सबसे पूछता है क्वेश्चन, सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में। फिर कहाँ बसे? अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान बसे। पूछे क्वेश्चन कहाँ बसे? पंजाब में और अफगानिस्तान बसे। तो आर्य कहाँ से थे आए? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य क्या थे? गाय चराते थे। आर्य कौन जाति के थे? ब्राह्मण थे। आर्य क्या जानते थे? संस्कृत। लिखना जानते थे? नहीं। पूरे ये वैदिक सभ्यता लिखित नहीं है, लिखना नहीं जानते थे। मौखिक था। क्या था? मौखिक, मुंह से जितना चीज हुआ, जितना साहित्य लिखा गया बाद में लिखाया। यही बात नहीं समझते हैं स्टूडेंट कि इस दरमियान में 1500 से 600 BC में कोई भी वेद
ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 6 अरण्यक, 13 उपनिषद, इसमें नहीं लिखा गया, बाद में लिखाया। इसमें जो ऋषि मुनि थे, इसमें जो इसो आए आर्य लोग, ऋषि जो आए, जो ब्राह्मण थे, इन लोग मंत्र दिए, क्या दिए, मंत्र वगैरह जो दिए सब मौखिक दिए, और बच्चा लोग चेला उनका स्टूडेंट जो सुना वही आगे बढ़ाते चला गया। लिखाया 600 BC के बाद, सब वेद भी, ब्राह्मण भी, अरण्यक भी, सब। लेकिन माना जाता है इसी टाइम के हो, क्योंकि ऋषि मुनि इसी टाइम के थे। तो अब कहा भी जाता है, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, वेद क्वेश्चन करेगा आपसे, वेद की रचना किसने की, तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ रहेगा भगवान। तो ऑप्शन टिक मारिएगा, वेद अपरुषमेय है। क्या है, वेद क्या है, अपरुषमेय है। चर्चा करेंगे आगे। तो पहली बात, आर्ज का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्ज आए कहाँ से, तो 3-4 कंसेप्ट लिखिएगा। आर्ज आए कहाँ से, या आर्ज लोग कहाँ से आए, इसमें आप देखिएगा, ये अलग अलग मंतव्य है। आर्ज पहले तो हम मानते हैं कि आक्रमणकारी ही थे। भारत में पहला आक्रमण अगर कहा जाए तो कौन किए, हमारे अनुसार आक्रमणकारी यही थे, आर्य ही थे। हालांकि आक्रमण नहीं किए तो भागते हुए आए। आक्रमण क्या करेंगे, बस गया कि घुस गए, किसी तरह से घुस गए इस एरिया में, बोलन दर्रा से, खैबर दर्रा से घुस गए और बस गए, इसलिए आक्रमणकारी नहीं कहा सकता है। लेकिन माना जाएगा पहला घुसने वाले भारत में यही है, यही रास्ता दिखा दिए सब। उसके बाद जितना भी ईरानी आक्रमण हुआ, ईरानी हुआ, सिकंदर आया, ग्रीक ईरानी, जितना सिकंदर आया, कुषाण आया, कनिष्क आया, है ना, बाबर आया, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक आया, मैंने जितना इल्तुतमिश आया, है ना, मोहम्मद बिन कासिम आया, सब इसी रास्ते से आया। यही रास्ता, यही कमजोर रास्ता है, क्योंकि इधर तो हिमालय खड़ा है, इधर खड़ा हिमालय, डरो न आंधी पानी से, इधर तो पानी है, समुद्र है, तो आने का रास्ता एक ही बचा हुआ था, इधर ये दर्रा मन क्या होता है, बीच का रास्ता, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, है ना, गोमल दर्रा, यहाँ पर दर्रा अफगानिस्तान के पास है। इसी से एंट्री भारत में सब दिन हुआ, आक्रमणकारी घुसपैठ किए। अभी भी ध्यान देंगे तो इसी यही एरिया में ज़्यादा घुसपैठ होता है, पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर एरिया में, है ना। इधर से नहीं होता है कभी, बहुत कम होता ही नहीं। आर्ज आए कहाँ से, अगर क्वेश्चन करेगा कि आर्ज पहले का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ बताएंगे। आर्ज आए कहाँ से, तो 3-4 मतलब, एक देंगे मध्य एशिया, बराबर पूछता है। आर्ज कहाँ से आए, अभी बताए मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए, मध्य एशिया से। और ज़्यादा ऑथेंटिक भी यही है क्योंकि बकरी चराते थे, गाय चराते थे, वहीं से घुसे हैं ये। तो मध्य एशिया से आए, ये बात कौन बोला, लिखिएगा आप लोग, हम यहाँ लिख देते हैं, मैक्स मूलर। कौन बोले, मैक्स मूलर साहब बोले, ये जर्मनी का इतिहासकार हैं, ये बोले, मैक्स मूलर बोले, ठीक है। फिर एक भारत का पूछेगा, भारत का आपका जो है सो बाल गंगाधर तिलक, क्वेश्चन बराबर करता है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये इनका कहना था कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से आए। कहाँ से, आर्कटिक प्रदेश कहिए या उत्तरी ध्रुव कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। उत्तरी कैसे बता रहे हैं, उत्तरी ध्रुव कहिए। ये बोले आपका बाल गंगाधर तिलक साहब, इनका कहना था, ठीक है। 2 बात, क्यों आर्कटिक प्रदेश हो गया, महादेश आप देखिएगा, महासागर कितने हैं, तो आर्कटिक सबसे ऊपर में है। ग्लोब अगर पृथ्वी बनाइएगा, पूरा पृथ्वी बनाइएगा, तो आपको एशिया यहाँ है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक ये हो गया। आर्कटिक कौन हो गया, ये आर्कटिक प्रदेश है दोस्तों, आर्कटिक है ना। इसी को उत्तरी ध्रुव कहते हैं कि नहीं, उत्तर है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो नॉर्थ ही हो गया, तो इसको उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। ये ध्रुव है, ये कौन क्षेत्र है, ध्रुव क्षेत्र। और यहाँ पर अंटार्कटिका महादेश है जो बर्फ का है, ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, है ना। तो बाल गंगाधर क्या बोले, आर्कटिक प्रदेश और उत्तरी ध्रुव। आपको हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, बोलन दर्रा भी बता रहे हैं, खैबर दर्रा भी बता रहे हैं। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहते हैं कि बहुत जल्द सर टाइम लेते हैं, तो इसीलिए लेते हैं कि हम इसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर करते हैं, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, सिविक्स भी, मैंने सब कुछ चलेगा। तुलना, जब तक तुलना होगा नहीं एक दूसरे से, तब तक कैसे आप कहते हैं कि ये सर अच्छे हैं, किसी सर को आप कहते हैं ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कैसे ये आदमी कैसे मोशन में, ये आदमी रेस्ट में है, मोशन में जो फिजिक्स पढ़ा है रेस्ट में है, मोशन में है, कैसे बताते हैं, तुलना करते हैं कि ये आदमी, हम अभी क्या है, रेस्ट मोशन में है, हमारे सामने जो बैठा हुआ बच्चा है वो क्या है, रेस्ट में है, तो तुलना किए। तो उसी प्रकार से हम कैसे टीचर हैं, हमसे तुलना कीजिए किसी और से, कंपेयर करेंगे आप, तब पता चलेगा कौन टीचर अच्छा है। तो उसी तरह से मेरा बोर्ड खराब है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो डिजिटल बोर्ड वाले अच्छे होते हैं। तो इस तरह से बात क्लियर होती है।
तो आपका मध्य एशिया से बोला मैक्स मुलर, आर्कटिक प्रदेश से बोले बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। और तीसरा एक आप रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो बोले थे तिब्बत क्षेत्र से, आर्य लोग बोले कि तिब्बत से आया, आर्य तिब्बत से आया। एक कौन बोला? स्वामी, लिखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे वेदों की ओर लौटो, कौन दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती, समाज सुधारक थे इन लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। ये 3 बात आप याद रखें, मध्य एशिया मैक्स मुलर, आर्कटिक प्रदेश बाल गंगाधर तिलक, या उत्तरी ध्रुव तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य कहाँ से आए पता चल गया ना, मध्य एशिया से आए, इधर से आए कि उत्तरी ध्रुव से आए, ये दोनों बात एक ही है। बाल गंगाधर का बात और मैक्स मुलर का बात दोनों का मिलता है। दयानंद सरस्वती बोले थे तिब्बत से आया था, तिब्बत यहाँ चाइना है, यहाँ तिब्बत था, ये बोले इधर से आया, कोई बात नहीं चलेगा। चरवा था भगाया तो इधर गया, इधर भी बसा। कुछ बकरी चराने वाला, गाय चराने वाला जो था आर्य लोग इधर बसा, अब कुछ इधर चला गया मेसोपोटामिया की तरफ, मेसोपोटामिया इराक, कुछ इराक की तरफ भागा भी लोग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए इसको मिटाएं, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए अपना, है ना। वैदिक सभ्यता हेडिंग, हम लोग वैदिक सभ्यता देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए सब, आप अपना लिखते रहिएगा। चलिए वीडियो को देखिएगा, आवाज़ ही क्लियर हो जाएगा। मेरा आवाज़ अगर एक दो बार आपके कान तक पहुंच जाएगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपकी। आपका अगर बोर्ड पे नहीं भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखें, वीडियो रिपीट करें, कॉपी खोलें और उस पर नोट्स तैयार कर लें, ताकि भविष्य में आप भी टीचर बन सके, पढ़ा सके, है ना जी। टीचर बनना है तो पढ़ा सकते हैं। अब हम तो कहेंगे भाई टीचर मत बनिए, आप जो है सो सीधा सीधी नौकरी लीजिए, अपने घर का नाम को रोशन कीजिए, ठीक है। शादी विवाह कीजिए और तिलक जम के लीजिए, जितना ले सकते हैं, 50 लाख 25 लाख, है ना। डिमांड तो खुला हुआ मार्केट में सबका, है ना। दरोगा का 60 लाख, ठीक है, दरोगा बनेगा तो 60 लाख। दरोगा का कैंडिडेट रेलवे में अगर समझाते हैं 30-35 लाख रुपया, है ना। कड़क बन जाइए, क्या है, कड़क बन जाइए। कुछ हमको भी कमीशन, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको भी दीजिएगा, ठीक है। सुन रहे हैं ना, जो भी सुन रहे हैं, कमीशन चाहिए भाई, कंचन सर को भी मिलेगा ना। चलिए आइए, कुछ बातें होते रही थी। अब आपसे क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन सब क्वेश्चन। आर्ज, पहले आर्ज को ही पकड़ रहे हैं। आर्ज का अर्थ बताया आपको श्रेष्ठ, है ना। आर्ज आए कहाँ से? मध्य एशिया, अभी बता चुके हैं। आर्कटिक, बाल गंगाधर लोग बोले आर्कटिक बोले, उत्तरी ध्रुव बोले, स्वामी दयानंद सरस्वती बोले तिब्बत प्रदेश से आया आर्ज, ठीक है। आर्ज कौन थे? ब्राह्मण थे। कौन भाषा जानते थे? संस्कृत जानते थे। क्या थे? गाय का चरवाह थे, है ना जी। एक ही लाइन में सब क्लियर, ठीक है। आर्य लोग पहली बार बसे कहाँ? क्वेश्चन पूछेगा, भारत में अगर घुसा बोलन दर्रा खैबर दर्रा से तो बसा कहाँ? तो मारेंगे टिक पंजाब। इन्हें उलट नहीं दीजिएगा आप, पंजाब हम पहले लिख रहे हैं दोस्तों, तब अफगानिस्तान लिख रहे हैं, तब आगे फैलाएंगे इसको हम। बात समझे? पहले पंजाब में मैप बनाए थे, भी पंजाब में, तब अफगानिस्तान में, तब फिर आपको आगे घुसे, ठीक है। अब आइए, ये वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या है? टाइम पीरियड हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड देखिए, हड़प्पा में भी हम पहले पढ़ाए होंगे आपको कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, फिर बताए होंगे कालखंड, फिर बताए होंगे पढ़ने का स्रोत, किससे पढ़ा जाए, फिर आगे उसका भौगोलिक परिचय बताए होंगे, भौगोलिक विकास, फिर समाज, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर राजनीति, है ना। ये सब चर्चा हम करते हैं, तो यहाँ भी चर्चा करेंगे। तो वैदिक सभ्यता का कालखंड पहले पूछेगा आपसे, कालखंड इसका समय क्या है? जैसे हड़प्पा का समय था 2500 से 1750 ईस्वी मोटा मोटी, तो इसी प्रकार से इसका कालखंड क्या है? 1500 से लेकर के 600 BC तक। BC बार बार लिख रहे हैं, 1500 से 600 BC। इतनी बड़ी पीरियड में लगभग 1000 साल ईस्वी में एक मनुष्य क्या है, जो मनुष्य डेवलप कर रहा है, एक जैसा रह सकता है क्या? अरे अभी हम 10 साल में 20 साल में चेंज कर जाते हैं। 20 साल में मेरे पास मोबाइल एक से एक आ जाता है, परिवर्तन हो रहा है। तो हाँ, 1000 में एक ही जैसा रहेगा मनुष्य, यहाँ पर चेंज हुआ। इसीलिए इस कालखंड को वैदिक सभ्यता को 2 भाग बांट दिया गया। एक भाग बांट दिया गया 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। बांटने का कारण मेन है चेंजिंग, कुछ बदलाव आया। 500 का पीरियड ये है, और फिर देखिएगा 1000 से BC से 600 BC तक एक है।
ये बांटने का कारण क्या है? एक पढ़ने के लिए लंबा हो जाएगा और एक कुछ न कुछ बदलाव आता है। क्या बदलाव आया सर जो बांट दिया आप यहाँ? क्यों बांटे खयार में, क्यों घुस गए इधर? तो इस काल को कहा जाता है ऋग वैदिक काल। पहले बात देखिए, अर्थ पकड़िए, ऋग वैदिक काल या पूर्व माने पहले, पूर्व वैदिक काल, दो बात, ठीक है। पूर्व वैदिक काल इसको कहते हैं उत्तर, बाद वाला उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक, राइटिंग उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर लड़की सुंदर नहीं है चलेगी, व्यवहार की अच्छी होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार से अगर ये सुंदर नहीं है तो चलेगा, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। चलिए आइए, लेटर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज, है ना, लेटर वैदिक एज। कुछ नहीं है यहाँ पर क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं कि इस काल में, इतना बड़ा पीरियड में, इसको पढ़ने के लिए मेरे पास एक ही चीज़ है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर पढ़ने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। इस टाइम को 500, 1500 से 1000 पढ़ने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद। यहाँ पर सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई। यहाँ जो ऋषि मुनि किए ऋग्वेद का, यहाँ पर 3 वेद और 3 वेद बचा हुआ कौन का है जी? बोलिए। आयुर्वेद, आयुर्वेद है ना, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आगे चर्चा होगी। 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ यहीं आया, 8 ब्राह्मण, 6 अरण्यक यहीं आया, उपनिषद यहीं आया, सब यहीं आया। इसमें सिर्फ ऋग्वेद, इसीलिए इसका नाम है ऋग्वैदिक काल। बाकी जितना रचना हुआ इधर मौखिक, अभी लिखित नहीं, मौखिक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता लिखना जानता ही नहीं। यहाँ के लोग इस 1500 से 600 BC तक लोग जो है ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण है और लिखना जानते नहीं हैं, लिखना जानते नहीं हैं, तो मौखिक है। कैसी साहित्य होगा? इस साहित्य पूछेगा आपसे, कैसा साहित्य है? मौखिक। कैसा है? मौखिक। कैसा साहित्य है? श्रुति। कैसा? श्रुति, श्रुति, सुना हुआ साहित्य है, मौखिक है। संस्कृत है कि हिंदी? संस्कृत है। अरे आर्य संस्कृत जानते थे तो संस्कृत ही होगा ना जी। तो कैसा है? मौखिक, श्रुति साहित्य, संस्कृत साहित्य, विशुद्ध संस्कृत साहित्य, सब, चाहे वेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, सब संस्कृत होगा, सब मौखिक होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा चीज़ को। चलिए, और दूसरी बात क्या होगा कि इस टाइम में 1000 ईसा पूर्व में, ये लकीर जो पार देते हैं यहाँ पर, 1000 ईस्वी में चेंजिंग क्या हुआ, यहाँ का मनुष्य, ऋग्वैदिक काल का मनुष्य लोहा से परिचित नहीं था। पहली बार 1000 ईसा पूर्व में, पहली बार भारत में, भारत के नक्शा में 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा का खोज हुआ। कब हुआ? माने ऋग्वैदिक काल में लोहा की खोज नहीं हुआ। लोहा की खोज कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुआ। ये जगह आपका यूपी है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। वहाँ पर एक जगह है अंतरजी। अंतरजी, अंतरजी खाते हैं ना, अंतरजी खाने वाला चीज़ भी होता है। अंतरजी खेड़ा, क्या है? अंतरजी खेड़ा जगह है यूपी में। वहीं पर पहला बार लोहा का हल मिला, लोहा, तब मनुष्य लोहा से परिचित हुआ। इसीलिए इस काल को 2 भाग बांट दिया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्लियर? क्यों बांटे ऋग्वैदिक काल? पढ़ने के भी उसे बांटे। क्लियर? मेरे समझ से उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कालखंड, कालखंड समझ आ गया। कालखंड 2 भाग में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्यों बांटे, क्यों बांटे? सुनिए वीडियो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और लाइक सब्सक्राइब को ठोक के चलिए। जब तक लाइक सब्सक्राइब को ठोकेंगे नहीं तब तक हम भी ठोकेंगे नहीं, है ना। मेरा मनोबल बढ़ता है लाइक सब्सक्राइब से ही, ठीक है। क्योंकि दिन भर मैं भी लाइक सब्सक्राइब देखता हूँ, हर टीचर, हर लोग देखते हैं। छोटा जो स्तर का है वो तो ज़रूर देखता है, जो छोटे स्तर के भी हैं हमारे जैसे चैनल वाले, बढ़ाने वाले, वो तो ज़रूर देखेंगे लाइक सब्सक्राइब, लाइक कितना हुआ, व्यू कितना मिला। तो मेरा टाइम तो इसी में चल जाएगा। आप एक ही दिन व्यू बढ़ा दीजिए ना, कस के जम करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्यों हम टाइम लगाएंगे? हम आप पे एनर्जी देंगे। आइए, अब आइए, आर्य सभ्यता को पढ़ने का स्रोत मेरे पास क्या है, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस सभ्यता को पढ़ने का स्रोत मेरे पास क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए, स्रोत यहाँ पर जो है, हड़प्पा में सिर्फ और सिर्फ, तुलना कीजिए, पूरे पहले जाइए, हड़प्पा में सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक था। पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं दोस्तों? जो खुदाई से निकलता है। पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल, जिसको इंग्लिश कहते हैं आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजिकल स्रोत कैसा है? जो खुदाई से निकलता है, पिलर हो गया, मोन्यूमेंट हो गया, है ना, जो भी
बर्तन हो गया, मृदभांड कहते हैं उसको, मूर्ति हो गया, है ना, जो भी मिला हड़प्पा में उसके आधार पर ही कह दिए मातृसत्तात्मक है, वेश्यावृत्ति है, समाज कैसा है, धर्म कैसा है, उसी आधार पर बोल दिए। उसी प्रकार से आर्य में हमारे पास वैदिक सभ्यता को पढ़ने का स्रोत क्या है? मेरे पास वैदिक सभ्यता जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, वैदिक सभ्यता, इसको पढ़ने का स्रोत, पढ़ने, देखिए स्पष्ट लिखते हैं हम, पढ़ने का स्रोत क्या है? तो यहां पर दोनों चीजें आपके पास है, पुरातात्विक भी है आपके पास, पूछता है हमेशा क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोत भी आपके पास है ना, और क्या है, साहित्यिक भी है। दोनों चीज आपके पास है, दोनों स्रोत आपके पास है, पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है। कहीं से पुरातात्विक क्या है? साहित्यिक तो बहुत है, वेद बताए, 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 अरण्यक, 13 उपनिषद, आगे चल के वेदांग है, आगे चल के उपवेद है, तो यहाँ बहुत है। लेकिन ये भी है, अब पूछता है पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से निकला है, खुदाई से, कैसा स्रोत कहते हैं पुरातात्विक? जो खुदाई से निकला है, एकदम बेसिक, सब बच्चे समझिए स्टूडेंट। यहाँ पर एक आपको बोगाज कोई हमेशा पूछता है, बोगाज कोई अभिलेख, ये पुरातात्विक अभिलेख है। ये आपको मध्य एशिया से मिला है। कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से, ईरान के क्षेत्र से, मध्य एशिया से मिला है। बोगाज कोई कौन है? बोगाज कोई बराबर पूछता है बीपीएससी में, बोगाज कोई, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोगाज कोई अभिलेख में पूछ देगा कहाँ से मिला? मध्य एशिया से। कब का अभिलेख है? 1400 बीसी का। देखिए वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी, इसी काल का है। यहाँ पर क्वेश्चन करेगा कब का है? 1400 बीसी का है। यहाँ पर मिला क्या? 4 देवता मिले हैं, 4 देवता का मिला है खुदाई से मूर्ति। किसका किसका जरूर देवता नाम आप रखेंगे, बराबर परेशान करता है एग्जाम में। मित्र है, एक हमारा दोस्त हो गया मित्र, इंद्र भगवान मित्र आपके हो सकते हैं, मित्र इंद्र, वरुण आपके दोस्त हो सकते हैं, और नासत एक लड़का नाम का चीज है, दोस्त है। मित्र आपका कौन कौन है? इंद्र, वरुण, नासत्र। मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्र सब देवता थे, इसको आप याद रखेंगे। मित्र पकड़ेंगे, 3 गो मित्र का नाम याद रखना है, एक इंद्र भगवान को, एक वरुण को, एक नासत्य को, याद रहेगा। मित्र कितने आपके पास? 3, इंद्र, वरुण, नासत्य, 4 देवता मिले हैं बाबू, चारों याद रखना है। कब का है? यहाँ मोगाज कोई भी लेख कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से मिला है। कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व का। एक पुरातात्विक स्रोत आपका ये है जो साबित करता है कि वैदिक सभ्यता पढ़ने का चीज है। दूसरा, हम कालखंड पहले ही बांट दिए, 2 भाग में बांटे ना, एक ऋग्वैदिक अभी बांटे, ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक इसको लेटर वैदिक कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालखंड जो है इसमें आपका एक मिला है खुदाई से, पुरातात्विक की चर्चा हो रही है, खुदाई से ओसीपी पूछेगा आपसे, ओसीपी यहाँ पर पूछेगा। उत्तर वैदिक काल में क्या मिला? पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू लाइन नहीं, गया लाइन नहीं, पीजी लाइन नहीं, गया लाइन को पीजीडब्ल्यू नहीं। ओसीपी का फुल फॉर्म होता है, ओ से होता है ओकरे, सी से होता है कलर, CLO कलर, पी से होता है पोट्री, POTTERY, ओकरे कलर पोट्री। मतलब ओकरे कलर पोट्री मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी में कहते हैं गौरिक रंग मृदभांड, है ना। और PW का होता है पेंटेड, पेंटेड ग्रेवेयर, GRE ग्रे वेयर, WARE वेयर। इसको कहते हैं चित्रित, हिंदी याद रखिएगा, चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित मतलब पेंटिंग, चित्र किया हुआ है। धूसर मतलब ग्रे कलर है, धूसर का कलर है, रंग कोई बर्तन बना दीजिए। मृद भांड में क्या होता है? बर्तन। इसका मतलब क्या होता है? बर्तन। तो कैसा बर्तन? ये मिला है उत्तर वैदिक काल में, खुदाई में बर्तन मिला है, बहुत सारा बर्तन मिला है ना। कैसा बर्तन है? ग्रे कलर का है, मृदभांड है, बर्तन है। कैसा है? चित्रित किया हुआ, उस पर चित्र है, किसी चीज़ का चित्र है, गाय का, बकरी का, है ना, इस सब का। चलिए, और ओकरे कलर पोर्ट्रेट क्या है?
ये हो गया ओसीपी। याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में जो पुरातात्विक स्रोत पढ़ने का है ओसीपी है, ओकरे कलर पोट्री। यहाँ जो मृदुहान मिला है इस समय का ओकरे कलर पोट्री जो मिला है, इससे आप ऋग्वैदिक काल को पढ़ सकते हैं। और जो पीजीडब्ल्यू मिला है इससे आप उत्तर वैदिक काल को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। 3 पुरातात्विक बताए हैं आपको हम अभी। एक बोगाजकोई मध्य एशिया 1400, मित्र इंद्र वरुण ना सत्य, मित्र इंद्र वरुण ना सत्य। एक बताए हैं ऋग्वैदिक काल ओसीपी ओकरे कलर पोट्री। एक बताया है उत्तर वैदिक काल में पीजीडब्ल्यू पेंटेड क्रे बेयर। याद रहेगा, तीनों याद रखना है, पुरातात्विक में 3 को रट जाना है। बोगाज कोई है ना, ओसीपी पीजीडब्ल्यू ओसीपी पीजीडब्ल्यू। नहीं याद होता है सबको, हम दावा करते हैं नहीं याद होता है, हम पढ़े हैं ना, हमको पता है ना, हम भी पढ़ के आए हैं, हम भी पढ़ के ही गुजरे हैं यहाँ तक, तो पता है कि याद नहीं होता है लोगों को, याद करना है इसको तीनों को, ठीक है। ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब आइए हम लोग साहित्यिक स्रोत में चलते हैं। वैदिक काल को पढ़ने के लिए मेरे पास क्या क्या स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत बता दिए हैं आपको 3। अब आइए साहित्यिक स्रोत बहुत विशाल है। क्या है? बहुत विशाल है। कहिएगा ऐसे कैसे सर? आइए, 4 वेद, सोच रहे हैं वेद, एक वेद को खरीद ले आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतना मोटा मोटा ग्रंथ है। एक वेद, ऋग्वेद का ही वेद जो है इतना मोटा ग्रंथ है, और उस वेद में 1028 सूक्त है, पहले 10 मंडल है। एक वेद में बता रहे हैं 10 मंडल। देखिए सुनिए, अब आइए पुरातात्विक हो गया, अब साहित्यिक आइए। बोर्ड मिटाने में तो हमको सब दिन टेंशन होता है ना। ऑफलाइन क्लास जो बच्चे देखे होंगे वो भी देखते होंगे, सर को बोर्ड मिटाने में बहुत टेंशन होता है। टेंशन ही होता है, मतलब ये फालतू काम है, ऐसे मिटा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो है नहीं मिटवा ले हम आप लोग से, है ना। चलिए, आज का कमेंट डिजिटल बोर्ड, अच्छी बात है, मिटाते हैं। हर बार आ जाता है दिमाग में डिजिटल बोर्ड, वहाँ पर तो फिर क्या करना है, बस इतना ही करना है। आइए साहित्यिक स्रोत है ना, लिटरेसी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। इसमें आपको अगर बांट के पढ़ना होगा, अगर हम देखें साहित्यिक स्रोत दोनों को पढ़े, जैसे अभी बताए थे उसमें ओसीपी पीडब्ल्यू, ऐसी तरह से अगर इसको बांट दें साहित्यिक स्रोत पढ़ने के मेरे पास क्या क्या है ना। तो एक ऋग्वैदिक कहिए या पूर्व वैदिक, इसका टाइम है 1500 से 1000, एक हो गया। दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल, है ना, इसको कहते हैं लेटर वैदिक एज। ये आपका टाइम है 1000 से, अतरंजी खेड़ा लोहा 1000 में मिला था, 1000 बीसी में से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है। इस काल को 1500 से 1000 पढ़ने के लिए मेरे पास जो है सो वेद है, सिर्फ क्या है, वेद। वेद में भी कौन है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ऋग्वेद है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद है मेरे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए एक पूरा 1000 से 600 तक मेरे पास वेद है। बचा हुआ वेद कितने हैं, 4 वेद। वेद कितने हैं, 4 वेद में एक वेद यहाँ बताए ऋग्वेद, और बाकी 3 वेद बच गए यहाँ। 3 वेद कौन कौन बताइए। आयुर्वेद, ध्यान से लिखेंगे, आयुर्वेद, इसका गलत नहीं होना चाहिए, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दिख रहा है सबको? कोई कमेंट करते ही नहीं, कभी कमेंट करते ही नहीं कुछ। आज के कमेंट आया बहुत दिन के बाद दोस्तों का, है ना। इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर और पढ़ने के लिए क्या है, 3 वेद के अलावा 8 ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, 8 ब्राह्मण ग्रंथ है। और क्या है,
6 आरण्यक है, आरण्यक ग्रंथ है, और क्या है 13 उपनिषद है, 13 उपनिषद है। ऐसे मूल उपनिषद 108 उपनिषद टोटल 108 है। इससे मूल कितना है 13, मूल कितना 13। उसके बाद वैदिक काल के बाद माने 600 BC के बाद का काल, उसमें से भी कुछ साहित्य आता है वेदांग जो पढ़ने में मदद करता है वैदिक काल को। इस काल का नहीं है, 600 BC तक ये बुक नहीं है, बाद का बुक है। 6 गो वेदांग है। उसके बाद उपवेद, 4 गो वेद हैं तो उसका उपवेद भी 4 है। ये सब बाद का है, 600 BC के बाद का है। इस बाद में बोला गया ऋषि मुनि के द्वारा, बाद में लिखा गया। ठीक है, अब आइए क्लियर। अब वेद, ऋग वेद जो है इसके बारे में समझते हैं, तब फिर चलेंगे उत्तर वैदिक काल। अब आप लोग कॉपी में ऐसे बनाएंगे, लाइन बनाएंगे कॉपी में। आप कॉपी में आप लोग लाइन खींचेंगे और लिखेंगे स्रोत। क्या लिखेंगे? पढ़ने का स्रोत, पढ़ने का स्रोत। कालखंड को बांट दिए थे, कालखंड को 2 भाग में बांट दिए थे हम। ठीक है, स्रोत को बांट दिए 2 भाग में, एक भाग इधर है, दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल है, इधर है। अब बीच लाइन देंगे। अब ऋग्वेद इधर का पढ़ने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 1500 से एक ऋग्वेद है। इधर 3 वेद बचा हुआ है, 4 वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल के लिए है, बाकी आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इधर के लिए। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 6 अरण्यक है, 13 उपनिषद है। अब आइए ऋग्वेद में, इसकी चर्चा करते हैं। ऋग्वेद पहले पूछेगा आपसे वेद क्या है। वेद अभी बताए थे पहले क्लास में, अभी स्टार्टिंग किए थे। वेद जो है विद धातु से बना है। पूछता है क्वेश्चन, कौन धातु से बना है? विद धातु से बना है, लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान अर्थ होता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? ज्ञान। ठीक है, अब जो है वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपसे अगर क्वेश्चन करेगा फिर किससे बना हुआ है? ऋग का अर्थ होता है ऋचा, ऋग से बना है। एक बात ये पूछता है कभी कभी, ऋग किससे बना है? ऋग्वेद किससे बना है? ये तो वेद बना है विद से, और ऋग्वेद किससे बना है? तो ऋग से बना है। किसे बोलेंगे? ऋग, 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 ऋग। खूब रिखता है, लोग नहीं कहता है बहुत रिखता है, ऋग से बना है। इसका अर्थ होता है, ऋग का अर्थ होता है ऋचा। ऋचा मतलब लड़की है जी, ऋचा लड़की नाम की है, ऋचा। इसका मतलब होता है पवित्र मंत्र। एकदम तोड़ के पढ़ जाइए सबको। मतलब ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र मंत्र। क्या होता है? पवित्र मंत्र। इसमें है क्या? ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। क्या है? सिर्फ मंत्र है। कैसा मंत्र है? स्तुति, स्तुति परक है, मतलब प्रार्थना का। सब जितना मंत्र आएगा ऋग्वेद में प्रार्थना मंत्र है। पद में है कि गद में? जब स्तुति है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, है ना, कहाँ से आया ये सब? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, है ना, अगर मंडलाकारम व्याप्तं चंद्रम तत्व, कहाँ से आया? सब आया आपको ऋग्वेद से। कहाँ से आया? तो कैसा? स्तुति है, प्रार्थना परक है। तो कैसा होगा? पद में कि गद में? गद मैंने कहानी बताया दोस्तों, पद में। पद 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 पदात्मक है। क्या है? पद में है। कैसा है? पद में है ना। कैसा है? स्तुति परक है। कैसा है? मंत्र है। मंत्र किसके लिए? ये सारा ऋषि मुनि लिखे, किसके लिए मंत्र लिखे? तो कहिएगा मंत्र जो लिखे हैं प्रकृति के लिए। कोई भगवान नहीं था, सब प्रकृति के लिए, सूर्य के लिए, पेड़ के लिए, पौधा के लिए, है ना, इसके लिए लिखे गए हैं। सब जो लिखे हैं उस सब के लिए। ठीक है, इंद्र के लिए, वरुण के लिए, अग्नि के लिए, इस सब के लिए लिखा गया। कोई भगवान राम और लक्ष्मण के लिए नहीं, कृष्ण के लिए नहीं मंत्र था। ठीक है, तो मंत्र प्रकृति, स्तुति परक है। कैसा है? पद में है। ठीक है, और क्या? और ऋग्वेद में ये मंत्र जो है किसको समर्पित है? आपको अग्नि को समर्पित है। किसको है? अग्नि को। किसको है? अग्नि को। समझ में आया? ऋग्वेद जो है ऋग से बना है। ऋग जो अर्थ होता है ऋचा, ऋचा का अर्थ होता है पवित्र मंत्र। इसमें जो है मंत्र है, किसके लिए मंत्र है? किसके लिए मंत्र आया है ऋग्वेद में? सब प्रकृति के लिए आया है, नेचर के लिए आया है। कैसा है? स्तुति परक है, प्रार्थना परक है। मंत्र कैसा है? पद में है कि गद में है? पद में है। कैसा है? पद में है, पदात्मक है। ये सब चीज़ बातें आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे। ठीक है, कैसा मंत्र है? कौन सा भाषा का है मंत्र का? तो सीधा भाषा तो जितना बोलेंगे इसका पूरा साहित्यिक का भाषा अगर बोलेंगे हम तो संस्कृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संस्कृत। पूरा वेद का ही बोलेंगे तो कैसा है? मौखिक की लिखित? तो कहीं लिखना जानता ही नहीं था तो मौखिक था। कैसा था? मौखिक। सुना हुआ, श्रुति साहित्य कहेंगे। श्रुति है, सुना हुआ, श्रुति साहित्य है। कैसा है? श्रुति साहित्य है, मौखिक है।
विशुद्ध मौखिक, है ना, संस्कृत, ये सब ध्यान देंगे, सब बेसिक चीज़। सो आपको क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक आयुर्वेद कैसा साहित्य है, संस्कृत की, हिंदी की, तुम्हारे संस्कृत कैसा साहित्य है, मौखिक की लिखित, मौखिक, श्रुति कौन है, श्रुति है, वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है। एक क्वेश्चन करता है कि वेद त्रयी में 4 वेद बताए आपको, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें त्रयी पूछेगा आपसे कि त्रयी में कौन कौन शामिल है, कौन कौन सा वेद त्रयी में शामिल है, तो आप बताएंगे 3 शामिल है, 3 को, कौन कौन, ऋग्वेद, नहीं ऋग्वेद को छाड़ दीजिए, बाकी सबको, आयुर्वेद, उधर वाला सब, सामवेद और अथर्ववेद को, ठीक है। चलिए अब बताइए कि वेद जो है एक ग्रंथ है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, असुरापत में कहीं जाएगा मिल जाएगा, वेद मिल जाएगा। एक बुक लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है जी, उसके अंदर क्या होता है, बुक के अंदर, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मिटाएं, इधर मिटा दें, आइए इधर मिटाते हैं। आप बांट के कॉपी पर लिखेंगे, कॉपी बर्बाद होगा, कोई बात नहीं, कॉपी बर्बाद होने दीजिए, 2 भाग बांट देंगे तब लिखेंगे आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बताइए कि ऋग्वेद एक ग्रंथ है, क्या है, ऋग्वेद एक आपका संहिता कहते हैं, क्या है, संहिता माने बुक है, संहिता माने बुक है। अब इस बुक में क्या है, बुक के अंदर खोलते अध्याय लिखता है कि नहीं, तो उसको कहते हैं मंडल, क्या कहते हैं, मंडल, मंडल कहते हैं। 10, इसमें मंडल कितने हैं, बुक तो एक ही को है, मंडल कितने, 10 मंडल, मंडल कितने, 10 मंडल, याद रखिए, मंडल कितने, 10 मंडल, वही बुक वाला, बुक खोलिए, मंडल याद नहीं करना, मंडल 10 है। और उस मंडल के अंदर कहानी जो है, कहानी पेज बाई पेज उलटते, जब कहानी उलटते हैं तो 1028 गो है, 1028 कहानी है, इसको सूक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्त, 1028। ये आपको ऊपर क्लास का सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, जो मोटा मोटी पूछता है, पूछता भी नहीं है, ग्रुप डी वगैरह में पूछता भी नहीं है रेलवे में, लेकिन भविष्य में जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी वगैरह, उसको उनमें उनको पूछ सकता है। सूक्त, मंडल, यहाँ ऋग्वेद में 5 शाखा है, कितना शाखा है, 5 शाखा, ऊपर क्लास के लिए बता रहे हैं बच्चे जो ऊपर बीपीएससी तैयारी करते हैं उनको, उसमें 2 शाखा मेन है, साकल और वास्कल, साकल और वास्कल, ये 2 शाखा, 5 शाखा में 2 शाखा इंपॉर्टेंट है। ये साकल शाखा बोला था कि 1017 है, सूक्त कितना बताया था, हम लिखे 1028 सबके लिए, जनरल स्टूडेंट, ग्रुप डी वगैरह सबके लिए, रेलवे तेलवे, लेकिन जो बीपीएससी वाले हैं, चाहे पीसीएस वाले हैं, चाहे यूपीएससी वाले, उनको देखिए, साकल 1017 बोला था और वास्कल बोला था 1028, 17 का दोनों डिफरेंस है, ये 11 कम बोला, साकल वाला 11, इसको कम याद रहा, इस ब्रांच को, शाखा माने क्या होता है, ब्रांच, इस ब्रांच को 11 कम याद रहा, तो इसको कहते हैं वाला खल, वाला खिल्य, वाला खिल सूक्त इसका नाम है, किसका, जो 11 बच गया, 1028 बोला वास्कर, ये 11, इसको बाला खिल कहते हैं, सूक्त हो गया। और फिर पूछेगा सूक्त के अंदर मंत्र कितने हैं, अब मंत्र पा जाइए, किताब उलटिएगा, पहले संहिता में जाइएगा, उसमें 10 को चैप्टर है, फिर आपको उसमें 10 को चैप्टर जो है उसमें कहानी इतना है, 1028, फिर मंत्र हो गया 10,000, कहीं देगा 552 मंत्र देगा आपको दोस्तों, कहीं 10,441 मंत्र देगा, ऋग्वेद याद रखिएगा, ये मंत्र मंडल की बात हो गई, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। आपको ऋग्वेद में क्या होता है, एक बुक है ऋग्वेद में, जाइएगा अशोक राजपथ में कहीं भी आपको मिल जाएगा, बुक है, बुक के अंदर मंडल कितने हैं, कई को इसमें चैप्टर बांटा है, शुरू में लिखा है प्रस्तावना में 10 मंडल, मंडल कितने हैं 10, और उस 10 मंडल में एक मंडल खोलिएगा तो हर में कुछ न कुछ कहानियाँ हैं, तो टोटल जो उस बुक में ऋग्वेद में 28 सूक्त हैं, मंडल है, और लेकिन इसमें 2 ब्रांच साकल बास्कल विवाद कर दिया, कोई बोला ने 1017 हमको याद है, किसको 1017 याद रहा, इस स्टूडेंट को। इसमें जितने सारे स्टूडेंट विद्यार्थी थे जो ऋषि मुनि बोले, हम जो बोल रहे हैं, तो जिनको कुछ याद रहा, कोई कह दीजिएगा वेद 4 है, कोई कह दीजिएगा 3 है, कोई कह दीजिएगा 2 है, सबको याद थोड़े रहेगा। तो उसी प्रकार ये बोला 1017, ये बोला 1028, दोनों में जो विवाद हुआ, 11 पे विवाद हुआ, इसको वाला खिल कहते हैं, क्या कहते हैं, वाला खिल सूक्त, 11 को विवाद वाला है, वाला खिल है, चलो बचपना है ना, 11 सूक्त हो गए। मंत्र कितने हैं, 10,552, 10,441। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग, मंडल से, मंडल पर चर्चा होगी। संहिता तो बुक है, इसका नाम है ऋग्वेद संहिता, ये मंडल पर चर्चा होगी। मंडल कितने हैं, 10 मंडल, 10 मंडल में आपको हम बताएंगे कि सबसे पुराना मंडल कौन है, सबसे पुराना, सबसे नया,
सबसे, देखिए ये दिमाग लगाना है, सबसे पुराना जो है आपका 1 से 10 मंडल, और 2 से लेकर के 9वां तक, 2 से लेकर तक सबसे पुराना मंडल है 2 से लेकर के नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से 9 तक सबसे पुराना है, और सबसे पहला वाला और सबसे अंतिम वाला सोचिए सबसे नया है। सबसे पहला नंबर 1 नंबर मंडल और 10 नंबर मंडल सबसे नया है। ठीक है, तो मंडल पुराना कौन, 2 से 9 तक, सबसे नया 1 से 10, दिमाग से याद करना है मंडल। ठीक है, मंडल में पूछता है कि अब खाली 3-4 को हर एग्जाम में यही चर्चा करता है, आपसे पूछेगा कि कौन सा मंडल, अभी हम सेट देख रहे थे तो उसे पूछा है कि सबसे किस मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। जो हम लोग गोत्र है, हम लोग गोत्र जो है, गोत्र से बटे हुए पूरा परिवार, तो गोत्र जो है पूछा है कि गोत्र मंडल कौन है, उसी को कहता है होली फैमिली बुक। होली फैमिली बुक, परिवार का बुक। तो वो आपका 2 से 7वां मंडल, 2 से 7 मंडल को होली फैमिली बुक कहा जाता है। 2 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक, 2 नंबर 3 4 5 6 7 तक, 2 से 7 को होली फैमिली बुक या गोत्र मंडल कहिए या परिवार मंडल कहिए, है ना। ये बात हो गया मंडल में। मंडल पुराना कौन, तो 2 से 9, सबसे नया पहला अंतिम 1 10, एक सबसे नया 1 10 मंडल। ठीक है, अब कर चर्चा करेगा कि मंडल में तीसरा मंडल क्या है। पहले अब कुछ नहीं पूछेगा तीसरा मंडल क्या है, तो तीसरा मंडल फेमस है, हर एग्जाम का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में दाग देता है। तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र है। क्या है, गायत्री मंत्र, जो हम लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्, गायत्री मंत्र। ये मंत्र जो है कौन लिखे, फिर क्वेश्चन करेगा गायत्री मंत्र किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस मंडल में, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस मंडल में, 10 में, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र लिखा कौन, विश्वामित्र। विश्वामित्र, वशिष्ठ और विश्वामित्र राम के समय गुरु थे 2, याद रखिएगा, एक राजगुरु पुरोहित और एक जो विश्वामित्र को शिक्षा दिए थे। विश्वामित्र जो शिक्षा दिए थे राम लक्ष्मण को जंगल में, विश्वामित्र ही ले गए थे धनुष तोड़ने के लिए। याद कीजिए सो कहानी, सब कहानी है यार। तो ही विश्वामित्र जो है सो आपको तीसरे मंडल को लिखे। मतलब गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र की नहीं किए। गायत्री मंत्र क्वेश्चन फिर करेगा, ये गायत्री मंत्र जो हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः किसके लिए है, किस देवता के लिए समर्पित है, तो ये सूर्य देवता के लिए। सूर्य का ही नाम उस समय था वैदिक समय में सविता देव, सावित्री देव, सविता लड़की का नाम अभी भी रखते हैं, सविता देव। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किसके लिए है, सविता देव के लिए, सूर्य देवता के लिए। एक क्वेश्चन, गायत्री मंत्र लिखा कौन, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तीसरे मंडल में। मंडल किस में है, ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक, मंडल हो गया। तीसरा मंडल, चौथा 5वां मंडल नहीं पूछता है, 6ठा मंडल भी नहीं पूछता है, 7वां पूछता है। 7वें मंडल में क्या है आपसे करेगा, तो 7वें मंडल में 10 राज्ञी का युद्ध है। 10 राज्ञी माने 10 राजाओं का युद्ध था। एक तरफ राजा सुदास थे, देखिए इन लोग जो आया था आर्य मध्य एशिया से, ये आकर भारत में जो पंजाब में बसे, तो ये जो है सो बस गए जाकर के ग्रुप में। अरे ब्राह्मण थे, चारवाह थे, भगा दिया गया इनको चाइना से, उधर से सेंट्रल एशिया से, तिब्बत के चाइना से भागते हुए आए। तो ग्रुप में नहीं बसेंगे, अलग अलग क्षेत्र आ जाएंगे, अपना ग्रुप में आए, 200 ग्रुप में, 400 ग्रुप में, तो ये बट के बस गए। तो बसे तो इसको कबीला कहा गया। क्या कहा गया, कबीला या जन कहा गया, जन, कबीला जन। इन लोग 11 जन बट गए। क्या बच गए, 11 को जन बट गए, 11 जगह बस गए इन लोग, है ना। बताएंगे राजनीति में 11 जन बस गए। इसको जन जो है, ये 11 जन कुछ क्वेश्चन करता है, जन कौन कौन थे, नाम अपना दे दिए। इसे बसे यहाँ पर कुछ एरिया, मान पटना में बस गए 1 जन, एक बिहार शरीफ में 2 जन, एक नालंदा में 3 जन, एक नवादा में 4 जन, ऐसे बस गए उत्तर भारत में। तो 11 जन कितने थे, 11 या 11 कबीला। जन से बड़ा फिर बना जनपद, जनपद से बड़ा महाजनपद, महाजनपद से यहाँ तक हम लोग आ गए, है ना। ठीक है, सॉरी, चलिए। तो आपका ये जन जो है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन इसमें से जन नहीं है। अब 11 जन आप लोग को याद होगा नहीं, हमको तो याद है सब। यदुनंदन, अदु नाम है, यदु, अनु लड़की का नाम है, अदु यनु दूह, गाय को दूहते हैं, दूह, यनु यदु दूह पूर्वस भरत, यदु यनु दू पूर्वस भरत, इतने याद रखिए। यदुनंदन, यदुवंशी, अनु तो लड़की का नाम है, अनु, दूह गाय को दूहना, दूह, तुर्वस ऋषि थे, तुर्वसा ऋषि थे, तुर्वस,
और भरत, इतना रखिए। यदु यनु दु तुर्वस पुरु भक्त भलानस अनिल सब था, लेकिन इतना अदु यनु दु तुर्वस पुरु याद रखिए। यदु यनु दु तुर्वस पुरु, इतना याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन किया हुआ है कौन सा इसमें यन नहीं है और किकट दे दिया था, किकट। यदि यदु यनु पुरु दिया हुआ है और किकट दे दिया था, किकट को छाटना है। क्वेश्चन देखे हैं, आज हम सेट बना रहे थे, देख रहे थे आप लोग के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ बताना भी जरूरी है, राजनीतिक चर्चा भी कर देंगे। तो इस तरह से मंडल में आपका 7वें मंडल में क्या है, 10 राग युद्ध है। किसमें 7वें में 10 राग, 10 एक तरफ राजा सुदास थे, पूछता है कौन राजा सुदास, और एक तरफ 10 कबीला, 11 जन था, 11 कबीला कह दीजिए। 11 कबीला में एक कबीला का राजा सुदास था अकेला, और 10 गो जन जो और कबीला था वो 10 गो एक तरफ हो गया, एक तरफ राजा सुदास अकेला जन हो गया। 11 अपने लड़ा है वो दोनों 11 जन। हम लोग भारतीय से नहीं लड़ा, हम लोग भारतीय तो बेचारा जनजाति थे उसके समय में, वो संस्कृत जानता था, हम अनपढ़ थे, भूचर थे, गवार थे उसकी नज़र में, हम जनजाति थे, हमारा भाषा ही कुछ नहीं था, लन फन बोलते रिंग ब्रिंग रिंग। वो संस्कृत लेकर आया था आर्ज लोग मध्य एशिया से, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। आर्ज का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, वेद का अर्थ होता है विद ज्ञान, ज्ञानप्रक साहित्य, तो वो अपने आप को काबिल समझता था। हम लोग तो भूचर थे, तो अपने 11 गो में लड़ा, एक तरफ सुदास, एक तरफ 10 जन राजा था, और सुदास जीत गया। जीता कौन, राजा सुदास जीता। इसकी चर्चा अपने खुद की लोग किया ऋषि मुनि ने, किसमें, 7वें मंडल में। 10 राग की चर्चा 7वें मंडल में, कहानी क्या बता दी है 7वें मंडल में, ठीक है। एक पूछेगा सोम देवता, सोम जो है रस पीने वाला, सोम क्या है, जो भी पीता है वो रस नहीं, सोम सुरा 2 रस था, सोम और सुरा। सोम जो धार्मिक काम में पिया जाता था, धार्मिक काम में, धर्म में, जहाँ यज्ञ हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है, वहाँ जो रखा जाता था पीने के लिए, जो परोसा जाता था ढार ढार के, जैसे भी हम लोग नहीं पीते हैं, प्रसाद बनाते हैं, गुड़कुंडा उड़ा पीते हैं, तो उसी तरह से उन लोग सोम रस पीता था। वैदिक के लोग जो मध्य एशिया से आए थे, ब्राह्मण थे, वो सोम रस पीते थे। कब, यज्ञ के समय, कर्मकांड जब करते थे तो सोम पीते थे। और सोम जो कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोम रस कहाँ से मिलता था। ये जो यज्ञ के समय पिया जाता था, यज्ञ के समय पिया जाता था, कहाँ से आता था, तो हिमालय पर्वत जो भी हमारा है, उसमें एक चोटी थी मुजबंत। कौन चोटी, मुजबंत चोटी, उसी चोटी से ये सोमरस आता था, इन लोग पीते थे। और एक सुरारस जो गैर धार्मिक पीते, जो भी हम लोग पीते हैं, जिसपे नीतीश कुमार बैन लगा दिए, उसको सुरारस कहते थे उस समय। क्या कहते थे, सुरारस, सोम। तो सोम रस की चर्चा किस मंडल में, 9वें मंडल की। सोम रस की चर्चा 9वें मंडल, सोम रस की चर्चा 9वें मंडल, ठीक है। और एक 10वें मंडल बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी करता है कि पुरुष सूक्त, पुरुष, हम लोग जो पुरुष हैं, पुरुष सूक्त के सूक्त 1028 सूक्त बता रहे हैं ना, इसमें कुछ सूक्त चर्चा कर, 1028 चर्चा करेंगे तो 1000 क्लास चलेगा। कुछ सूक्त बना रहे हैं, पुरुष सूक्त 1028 सूक्त में एक सूक्त है पुरुष मतलब हम लोग सूक्त, पुरुष सूक्त है ना। इस पुरुष सूक्त में 10वें मंडल का, 9 मंडल में 10वें मंडल का पुरुष सूक्त जो है, इसमें चर्चा किया गया है। पुरुष सूक्त में पूछे है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, ब्राह्मण का मुख से, और क्षत्रिय जो लड़ते हैं वो छाती से, क्षत्रिय का छाती से, और जो किसान वगैरह खेती भी करते हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ, जांग से, और जो सेवा सत्कार करते हैं जनजाति वगैरह उस पैर से, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, शूद्र। तो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय छाती से, वैश्य जांग से, और शूद्र पैर के नीचे से, सबसे नीचे से। शूद्र का काम है सबका सेवा करना। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शूद्र की चर्चा किस मंडल में की गई है, क्वेश्चन पूछा हुआ है शूद्र की चर्चा किस मंडल में, तो कहाँ मारेंगे, 10वें मंडल। कहाँ पर, 10वें मंडल है। पूछेगा शूद्र की चर्चा, चाहे वैश्य की चर्चा किस सूक्त में किया गया, तो पुरुष सूक्त में किया गया है। पुरुष सूक्त किस में है, 10वें मंडल में है। किसमें है, 10वें मंडल में है ना। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, वैदिक काल का वैदिक कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब साबित हो गया कि वर्ण जो है, वर्ण की उत्पत्ति हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जांग से वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हो गई। अभी व्यवस्था नहीं आया, अभी लोग व्यवसाय पे हैं। मान लिया हम पढ़ा रहे हैं तो हम, मेरा जात अभी जात नहीं हुआ, हम जन्म लिए हैं मान ली किसान के यहाँ, तो अब क्या हुआ, जो किसान के यहाँ जन्म लिया किसान ही हो गया, जो भूमियार के यहाँ जन्म लिया भूमियार हुआ, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया ब्राह्मण हो गया, यादव के यहाँ जन्म लिया यादव हो गया। लेकिन पहले इसमें जिसमें ये था, इस मंडलिक वैदिक काल, उसमें ऐसा नहीं था। आपके जन्म लेने से नहीं, आप जन्म अगर ले लिए बढ़ी के यहाँ
तो बढ़ ही अपने होंगे। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप शिक्षक हैं। अगर कोई शिक्षक है और जन्म ले लिया है शिक्षक के यहाँ, शिक्षक उनके पिताजी हैं, और जन्म लिया शिक्षक के यहाँ, चाहे ब्राह्मण के यहाँ, और काम पूजा, ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ कराना, जन्म लिया ब्राह्मण के यहाँ, तो कहलाएगा। तो अभी क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या था कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म भी आप अगर लिए हैं और काम कर रहे हैं डोम का, तो आप शूद्र हैं। तो वर्ण की व्यवस्था नहीं आई थी, वर्ण आ गया था ब्राह्मण क्षत्रिय। वर्ण कितने? 4। वर्ण कितने? 4। वर्ण कितने? 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वैश्य मतलब किसान, ब्राह्मण समझ रहे हैं, क्षत्रिय समझ रहे हैं, जो युद्ध लड़ता है छाती वाला, वैश्य जांग वाला, और शूद्र नीचे वाला। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पूछेगा? वर्ण की उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन वर्ण व्यवस्था कहाँ आया? आगे उत्तर वैदिक काल में। व्यवस्था पूछ देगा कि ये अब कर्म पे नहीं, जन्म ले लिए भूमियार के यहाँ तो भूमियार हो गए, रजवार के यहाँ रजवार हो गए, ब्राह्मण के यहाँ तो ब्राह्मण हो गए, राजपूत के यहाँ तो राजपूत हो गए। अब आप जन्म लेते के साथ आपका जात बढ़ जाता है। तो जाति प्रथा जो वर्ण व्यवस्था जो आई उत्तर वैदिक काल में आई है ना। ये सब बात हम लोग को समझना है, बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन भी करता है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करता है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लड़के जो हैं वो छाट लेंगे, हल्का पढ़ेंगे, इसमें से कहानी सुन लेंगे, और हल्का हल्का जो उनके काम का चीज़ है छाटने का प्रयास कीजिए, फिल्टर करने का। मैं अंदर तक सबके लिए भलाई के लिए, सबके क्लास के लिए ले रहा हूँ। सब स्टूडेंट क्लास को देखेंगे, चाहे पीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सब देखेंगे इस वीडियो को। लेकिन आप छानने की शक्ति आप अपने खुद डेवलप कीजिए, कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लायक नहीं है। और मैं जहाँ जहाँ हिंट कर ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। क्लास मजेदार होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, लंबा क्लास हो गया आज वैदिक काल। इसको कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में समाप्त करने का, 3 वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब चैनल को आप शेयर करें दोस्तों, बढ़ाइए चैनल को। थैंक यू।